देखो पिछला बार पे 4 को बताए थे नहीं, कोची इसका चारों में से कोची हेडिंग दिए थे ज्यामिति में मतलब ज्यामिति के विकास में निम्नलिखित गणितज्ञों ने योगदान दिया था। पहला थे थेल्स, दूसरा थे पाइथागोरस, तीसरा थे भास्कर और चौथा बता रहे थे आर्यभट्ट। हाँ, पहला थेल्स बताए थे उन्होंने, थेल्स समरूप त्रिभुज निकाले थे, और दूसरा थे पाइथागोरस समकोण त्रिभुज का निकाले थे भुजा, है ना, पाइथागोरस। और तीसरा में थे भास्कर जिसको कि साबित किए थे, और चौथा में थे आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ जो शून्य का खोज किया था। अब पांचवा यहाँ ब्रह्मगुप्त आगे। कौन आगे? 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था। अब चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है उसका परिभाषा यहाँ पे दे दिए, देखो कि जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखो ये चतुर्भुज है ना, इसका चारों शीर्ष मतलब चारों कोण वृत्त के परिधि पर है, वृत्त के परिधि पर है कि नहीं है, यानी वृत्त के परिधि पर जिस चतुर्भुज का चारों कोण वृत्त के परिधि पर होता है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक, अब कोई चतुर्भुज ऐसे रहे, इतनी गो फिर एगो जा रहे, ये जी रहे, ऐसे रहे चतुर्भुज, ऐसे भी है। चारों शीर्ष देखो, एक शीर्ष ए बी सी डी, देखो ये कौन चतुर्भुज? चक्रीय चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसका चारों शीर्ष कहाँ है? वृत्त के परिधि पर है। बात समझ में आ गया होगा। इसमें बोला गया एक चीज और हिंट कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी सम्मुख कोणों मतलब देखो एक सम्मुख कौन होगा बताओ तो? सम्मुख मतलब सामने। कमिश्नर यहाँ सामने कहाँ देख रहे हो? एक सामने ही है को, लेकिन तो एक सामने ही रहेगा, कंफर्म है। जब इसके सामने ही है तो इसके सामने, यानी कोण डी जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, और यहाँ ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अगर यहाँ की बात खत्म किया जाए तो यहाँ देखा जाए तो कोण ए जोड़ कोण सी, देखो वही लिखे कोण ए जोड़ कोण सी 180 डिग्री। कंफर्म चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर कोण बी प्लस कोण डी जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। सब चतुर्भुज में ना, चक्रीय चतुर्भुज में। और चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे किसको? जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष या चारों कोण वृत्त के परिधि, परिधि किसको कहते हैं पता है? परिधि ये वाला, ये जो घेरा रहता है ना, घेरा यही परिधि कहलाता है। बात समझ आया कि ना? वृत्त के परिधि इसको चाहेंगे तो वृत्त के परिधि देखिए, वृत्त के परिधि सरल रेखा भी होता है। बोले का है? इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, इसको सीधा कर दीजिए मार के हथौड़िया से, सीधा हो जाएगा तो एक सरल रेखा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? वृत्त के परिधि हम किसी भी तरह से नाप सकते हैं, घबराइएगा नहीं, आगे चल करके बताएंगे, वृत्त पढ़ा लेंगे तब, ठीक है? तब आगे है इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज समझ में आ गया। ब्रह्मगुप्त ने खोज किया था इसका, ब्रह्मगुप्त इसका क्षेत्रफल निकाले थे कि कितना क्षेत्रफल होता है। अब ब्रह्मगुप्त ही बताए थे कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होता है, और वही बताए थे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उन्होंने साबित भी करके दिखाया था। फिर यहाँ 800 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में होगा, 800 ईस्वी में, 800 ईस्वी में 16वां ग्रंथ में ज्यामिति का वर्णन किया गया था। 16वां ग्रंथ जैसे हम लोग पढ़ते हैं गीता ग्रंथ या फिर बाइबिल मुस्लिम लोग का ग्रंथ, या फिर हिंदू लोग का गीता धर्म ग्रंथ सबसे बड़ा गीता मानते हैं, रामायण ये सब ग्रंथ। तो यहाँ ज्यामिति का 16वां ग्रंथ में, कौन ग्रंथ में नो? 16वां ग्रंथ में ज्यामिति का वर्णन किया गया था। उसके बाद है सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट का अनुसंधान केंद्र कहाँ था? यूनान के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर। उससे पहले कहाँ था? मिस्र और बेबीलोनिया में। वहाँ विकास नहीं हुआ था तो आ गया था यूनान के अलेक्जेंड्रिया में, हो ना? तो वहाँ और यूनान के अलेक्जेंड्रिया में ग्रीक भाषा का प्रचलन था, तो पता है
ग्रीक भाषा का क्या था नोनो? तो जितना भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब ग्रीक भाषा में बना था। कौन भाषा में? ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा हम लोग को नहीं आता था, तो ग्रीक भाषा से सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में हुआ रूपांतरण। ग्रीक भाषा से सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में कौन रूपांतरण किए? रूपांतरण अंग्रेज गणितज्ञ हॉलन स्टीफन ने किया था सबसे पहले। यानी ग्रीक भाषा से सबसे पहले कौन भाषा में लाए? इंग्लिश भाषा में। अंग्रेज बना उसको इंग्लिश बना दिए। सब अपना अपना काम कर रहा था। अरिस्थोटेलेस क्या किए? समरूप त्रिभुज खोजे। पाइथागोरस क्या किए? समकोण त्रिभुज के भुजा के बारे में बताए। भास्कर इनको साबित किए। आर्यभट्ट जीरो का खोज किए थे। आइए बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज का, गोला का आयतन और पिरामिड का आयतन निकाल दिए थे। कौन? आर्यभट्ट। और उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने चतुर्भुज का खोज कर दिया। सूलवा ग्रंथ में ज्यामिति का वर्णन मिला। और उसके बाद जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे तो ईवी यानी अंग्रेज गणितज्ञ जो हॉलन स्टीफन थे, ये भी सोचे कि हम भी कुछ कर देते हैं योगदान। तो ये अपना क्या किया? अंग्रेजी भाषा में अपना रूपांतरण कर दिए, ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा। उसके बाद धीरे धीरे सब भाषा में हो गया। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे हिंदी, संस्कृत, जितना मैथिली, उर्दू सब भाषा में अलग अलग वैज्ञानिक लोग किए होंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में कौन लाए? हॉलन स्टीफन। भाषा चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री, सबसे पहले ग्रीक भाषा में था। ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में लाने वाले गणितज्ञ कौन थे? हॉलन स्टीफन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे आएगा कि अब जो अगला आएगा, यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 रूप से परिवर्तित किया था। अभी बताते हैं, इतना तक नोट कर लो। क्लियर हो गया वहां तक? उसका देखो मतलब ये चारों बहुत चीज अच्छा चीज है। देखो क्या क्या यूक्लिड ने, क्योंकि यूक्लिड के ज्यामिति को पिता कहा जाता है, ज्यामिति का जनक यूक्लिड है मुख्य रूप से। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किए। प्रस्तुत किए मतलब हम लोग को 4 तरह से बताए। यूक्लिड बता दिए कि अगर चारों चीज मालूम है तब भी आपसे ज्यामिति बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहला क्या बोले? अभिग्रहित या स्वयं सिद्धि, या इसी का एक नाम और है आपतन मान्यता। अभिग्रहित मतलब अपने से साबित होगा, स्वयं सिद्धि मतलब अपने से साबित होगा, आपतन मान्यता मतलब अपने से ही मान्यता प्राप्त है उसको, दूसरा की मान्यता की जरूरत नहीं है। तो एक्सियम क्या बोला? इंग्लिश एक्सियम होता है वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है और उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहेंगे अब बिंदु को कोई साबित करेंगे, अब इसको कहेंगे इसको बिंदु है, ये इसको स्वयं सिद्ध होता है मतलब जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहेंगे घास है, घास को साबित करो घास है, उसको कैसे साबित करेंगे? कपड़ा है, कपड़ा साबित करो कपड़ा है। साबित तो होने वाला चीज नहीं है, उसको स्वयं सिद्ध कहते हैं। जो साबित हो नहीं सकता उसको स्वयं सिद्ध कहते हैं, उसी को अभिग्रहित कहते हैं। अभिग्रहित निम्नलिखित है। कहेंगे सर अभिग्रहित कोची है? लिखाएंगे अभिग्रहित कोची है। उसका प्रमेय क्या है? पहला अभिग्रहित, आपको अभिग्रहित मालूम होगा तब प्रमेय मालूम होना चाहिए। प्रमेय क्या है? वैसा ज्यामितीय कथन जिसे अभिग्रहित के द्वारा साबित किया जाता है उसे प्रमेय कहेंगे। और तीसरा नंबर में है उपप्रमेय यानी कोरोलरी, वैसा ज्यामितीय कथन जिससे प्रमेय द्वारा साबित किया जाता है उसे हम उपप्रमेय कहते हैं। अब चौथा नंबर में है निर्मेय या हिसाब, यानी वैसा ज्यामितीय कथन जिसे अभिग्रहित, प्रमेय, उपप्रमेय तीनों के द्वारा बनाया जाता है या साबित किया जाता है। बनाया जाता है या साबित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्मेय या हिसाब। ये समझिए, हिसाब बनाने के लिए यानी चैप्टर पढ़ने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है, अभिग्रहित, प्रमेय, उपप्रमेय। अगर ये तीनों पता है तब भी चौथा हिसाब बनेगा। अगर ये तीनों नहीं पता है तो हिसाब बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुख्य है 1, 2, 3, ये तीनों क्या है? मुख्य है। निर्मेय बाद में तो हिसाब बनबे करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जो थ्योरी पढ़वे नहीं किए ये सब, प्रमेय क्या, अभिग्रहित क्या, डायरेक्ट आया तो एक्सरसाइज पे तो समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कौन कह दिए? यूक्लिड कह दिए हैं कि जब तक आपको 3 गो का नॉलेज नहीं रहेगा चौथा नॉलेज होबे नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है अभिग्रहित का नॉलेज होना, प्रमेय का नॉलेज होना और उपप्रमेय का नॉलेज होना, है ना? हम आपको बताए थे क्लास 10 में 20 गो कथन है,
20 गो क्या है कथन। और क्लास 8 में 78 गो कथन था, है ना। तो कथन का मतलब ज्यामितीय कथन, जो कहा गया है। तो वही यहाँ बोला है अभिग्रहित वैसा ज्यामितीय कथन अनिकथनीय रहेगा, जिसको हम साबित नहीं कर सकते। अब प्रमेय में 20 गो कथन है, जिसमें हम बताए थे कि 11 गो प्रमेय है और 9 गो उपप्रमेय है। तो ये भी कथन है नुनू, ये भी कथन है ना। तो प्रमेय को अभिग्रहित से साबित करेंगे और उपप्रमेय को प्रमेय से साबित होगा। आज जो बचा हिसाब बनाने में तीनों का प्रयोग हो जाता है, अभिग्रहित का भी, प्रमेय का भी और उपप्रमेय का भी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब कथन किसको, प्रमेय क्या रहेगा, अभिग्रहित क्या होता है, सब लिखवा देते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज समझ में आ गया होगा। यूक्लिड 4 तरह से ज्यामितीय कथन को व्यक्त किया। कौन कौन? पहला अभिग्रहित होना चाहिए आपके पास, दूसरा प्रमेय होना चाहिए, तीसरा उपप्रमेय होना चाहिए। तब जाकर के हिसाब पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज में आप ज्यामिति में ही नहीं बल्कि आप अलजेब्रा पढ़िए। मान लिया जाए तो अलजेब्रा में सबसे पहले आपको सारा चीज का नॉलेज होना चाहिए। कैलकुलेशन होना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटा होना चाहिए, उसके बाद क्या बोलता है, बोडमास का नियम पता होना चाहिए। तो आपके लिए अलजेब्रा आसान हो जाएगा। अब हमारा बोडमास पते ना है, भिन्न का जोड़ पता ना है, एलसीएम मतलब पता नहीं है, डायरेक्ट आएंगे अलजेब्रा पढ़ने के लिए, समझ में नहीं आएगा कुछ। हल बल क्या गुना कर रहे हैं, क्या भाग कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा। इस ज्यामिति में नहीं बल्कि कोई भी चीज में साइंस से पढ़िएगा। साइंस में पहले जरूरी है उसके बारे में जानना, कुछ ना कुछ नहीं जानेगा नहीं समझ में आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ, ज्यामिति में नहीं बल्कि कोई भी चीज में, लेकिन ज्यामिति में 4 गो चीज क्लियर रखना होगा, अभिग्रहित, प्रमेय, उपप्रमेय। ये नहीं रखिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 3 गो आपके पास कंप्लीट है ना, तो ये अपने आप बन जाएगा हिसाब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 3 गो जैसे ही पढ़िएगा आपका चैप्टर एक्सरसाइज में क्या रहता है, हिसाब रहता है, पूरा हिसाब ही रहता है। तो जब ये 3 आपको कंप्लीट रहे ना, तो हिसाब पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। खैर अब फिलहाल अभिग्रहित के बारे में पढ़ते हैं कि अभिग्रहित कोची है ना। फिलहाल इसको नोट करिए, ये नोटे कर लिए आप लोग ना, हल्का खाली याद रखना होगा। देखो अभिग्रहित जिसको साबित नहीं किया जाता है, वही ना। तो बोला क्या, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अभिग्रहित नंबर पहला है, एगो बिंदु लिए मान लिया जाए, इससे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। आप स्केल से बनाइएगा, चढ़ा कुबड़ बन जाएगा। जैसे देखिए ये बिंदु है, इससे होकर कई रेखा खींच सकते हैं। जैसे देखो बिंदु से बाहर हो बोलो ना, फिर से बिंदु यहाँ है, एक बिंदु से क्या बोला, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे देखिए एक रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, ये बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। हाँ जी बनाइएगा, ऐसे भी खींच सकते हैं। इससे तुमको लग रहा हो कि जितना मर्जी उतना जितना मर्जी उतना ऐसे भी खींच सकते हैं इस बिंदु से। देखो ऐसे नहीं खींच सकते हैं, अब यहाँ खींच सकते हैं। तो देखिए कई रेखा खींच दिया अभी हम, एक रेखा, 2 रेखा, 3 गो, 4 रेखा, 5 गो और एक क्या 6 गो खींच सकते हैं हम इस बिंदु से। यहाँ बिंदु है, बिंदु का नाम ओ दे देते हैं, है ना, और रेखा है वो दे दो ऐसे। ये रेखा का नाम एल, ये रेखा का एम, एन, ओ तो दे दिए। ये रेखा का नाम पी, क्यू, ये रेखा का नाम आर। बस इतनी तो रेखा है, 6 गो रेखा है। क्या 6 गो खींच सकते हैं इससे? अब इसको साबित कर सकते हैं, बताइए तो। नहीं। एक रेखा से एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, क्या इसको साबित किया जा सकता है? इसको पता चल रहा है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध मतलब अपने आप साबित हो रहा है, देखिए करके। सच में कई वो अनंतों रेखा खींच सकते हैं। ये हुआ पहला अभिग्रहित कि एक रेखा से
एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसको साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह क्या है? अभिग्रहित। हमको याद रखना होगा कि एक रेखा से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कोई दिक्कत? आप लोग स्केल से बनाइएगा, हाथ से बनाने में जैसे थोड़ा को नोट करो। दूसरा दिखाते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा है दो बिंदु से, अभी लिखाते हैं दूसरा। देखो क्या बोला कि दो बिंदुओं से एक और दूसरा नंबर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अभी बोलिएगा सर एक बिंदु से अनंत, दो से क्यों, कैसे होगा? तो अनंत होना चाहिए। नहीं, देखिए मान लिया जाए एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु कहाँ दे? जहाँ मर्जी, कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं कि बी है। अब देखिए अगर इन दोनों से रेखा खींचेगा तो केवल एक क्यों खींचाएगा? अब दो खींचेगा, कैसे खींचेगा? अब एक पर मान ले खींचेगा एगो आप, तो एक ही रेखा करना रहेगा। ऐसे खींच सकते हैं, एक के ऊपर खींचा जाएगा। यानी दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। आप कैसे इसको नहीं खींचेगा? जैसे मान लिया यहाँ बिंदु दीजिए, एगो इन्हें दीजिए, तभी मिला के खींचे, देखिए एक को खींचाएगा नहीं। अगर एगो बिंदु यहाँ देखो, एगो बिंदु यहाँ, कहीं दो, एक ही को खींचाएगा। तो दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये दूसरा अभिग्रहित हो गया, इसको साबित कर सकते हैं। ये तो ट्राई करने की चीज है। जो स्वयं सिद्ध होता है, जिसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, उससे हम क्या करते हैं? अभिग्रहित करते हैं। दो बिंदु से केवल एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है। चलिए अगला तीसरा नंबर देखेंगे क्या है। किसी रेखा पर अनंत बिंदुएं होते हैं। मान लीजिए वो रेखा लिखा है ऐसे इतना, इस पर कई बिंदु? यहाँ भी दे सकते हैं बिंदु ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जितना मर्जी उतना बिंदु दे सकते हैं। अब ढेर बिंदु है। अब बिंदु इसमें ढेर का है क्योंकि रेखा का निर्माण बिंदुओं से मिलकर होता है। देखिए बिंदु मिलाइए, रेखा बन जाएगा। देखिए बिंदु 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 बिंदु, बहुत सारा बिंदु मिलाते जाइए इसी तरह से, बिंदु 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 बिंदु, एक समय ऐसा आएगा कि बड़ा वो रेखा बन जाएगा। तो रेखा का निर्माण बिंदुओं से होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं, या बिंदुओं के समुच्चय को हम रेखा कहते हैं। नहीं, इसी तरह कह सकते हैं एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है। साबित कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है? अभिग्रहित है। इनको नोट कर रहे, कल लिखे।